वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। पेपर फर्स्ट से आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए हैं और इनका शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या प्रभाव रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सोशल चेंज एंड एजुकेशन। सामाजिक परिवर्तन का सबसे पहले अर्थ समझेंगे, फिर उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ होता है केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। तो समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के गठित संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। तो जो व्यक्ति समाज में रहता है, उनमें आपस में क्या संबंध है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के से क्या संबंध है, उसके लिए क्या भावना है, तो इस संगठित रूप को, उनके संगठन को, उनके संबंधों को, इसी को समाज का रूप दिया जाता है। इसी को हम समाज कहते हैं। और समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन का मतलब है कि बदलाव, पहले की स्थिति में बदलाव, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव हो, उसे परिवर्तन कहते हैं। तो पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, इनके बीच में जो अंतर निकलता है उसको बदलाव कहा जाता है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन है। तो समाज में जब हम पहले की स्थिति देखते हैं और फिर बाद में समाज की स्थिति देखते हैं, तो उनके बीच के अंतर को ही सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। और सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज के रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, मूल्यों और विश्वासों आदि में जो अंतर आ जाते हैं, वह सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो सामाजिक संगठन है और सामाजिक ढांचे हैं, सामाजिक संबंध हैं, समाज का रहन सहन, समाज के रीति रिवाज, उनके मूल्य और विश्वास, इन सारी चीज़ों में जो पहले था और जो आज के टाइम पे है, उनमें क्या परिवर्तन आया है, क्या अंतर आया है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो के डेविन ने इसके बारे में बताया है कि सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे या कार्यों में गठित होते हैं। तो के डाविन का कहना था कि सामाजिक परिवर्तन में सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों को लिया जाता है जो सामाजिक संगठन में आते हैं, जैसे कि समाज के ढांचे या कार्यों में उनका गठन होता है, उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फिर एक डेफिनेशन दी जॉन्स ने। तो जॉन्स का कहना था कि सामाजिक परिवर्तन शब्द जो है वो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जॉन्स ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन जो शब्द है वो सामाजिक प्रक्रियाओं में, परिवर्तनों में, प्रतिमानों में और अंतःक्रियाओं में या संगठन में किसी भी पक्ष में जो अंतर होता है या जो रूपांतरण है, उसी को दिखाता है सामाजिक परिवर्तन शब्द। फिर जॉनसन का कहना था कि व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के ढंगों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वो विचार कर रहा है, उसके कार्य और विचार में जिस ढंग से परिवर्तन होता है, उसको सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। फिर सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, इसमें जो है कुछ विशेषताएं यह हैं कि यह परिवर्तन पूरे समाज ढांचे में भी हो सकता है। तो सामाजिक ढांचे में जब पूरी तरह से परिवर्तन होगा तो उसे भी सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। और उसके किसी एक ढंग संगठन में भी हो सकता है कि सामाजिक ढांचे में पूरा परिवर्तन हो जाना या किसी एक समाज के संगठन में परिवर्तन हो जाना, उसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जब हमारी भौतिक अभौतिक संस्कृति बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। तो हमारी भौतिक या अभौतिक संस्कृति बदलने पर भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आदि के द्वारा जब व्यक्ति के विचार जगत में क्रांति होती है तो उसके
व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है और मंद समाज में परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है। और सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा धीमी होती है। जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो क्रांतियों की संभावना बढ़ जाती है। तो जब सामाजिक परिवर्तन हमारे कम होंगे, धीमी गति से होंगे, तो क्रांतियों की संभावना बढ़ने लगती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिवर्तन स्थायी ही हों। तो कुछ सामाजिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समाज में होने वाले परिवर्तन उसे सदैव विकास की ओर ही ले जाएं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अवनीत की ओर भी ले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक परिवर्तन आपको विकास की ओर ही ले जाए। सामाजिक परिवर्तन नियोजित भी हो सकते हैं और अनियोजित भी हो सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सामाजिक परिवर्तन की। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, इसमें प्राविधिक सिद्धांत है जिसको टेक्नोलॉजिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने किया था। इन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का आधार तकनीकी क्षेत्र में होने वाले विकास को बताया है और सामाजिक परिवर्तन तथा आविष्कारों के मध्य संबंध स्थापित किया है। तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए और जितने भी आविष्कार हुए, उनके मध्य जो संबंध स्थापित करता है वो प्राविधिक सिद्धांत होता है। उन्होंने बताया कि नवीन आविष्कारों का अर्थ होता है नवीन सांस्कृतिक गुणों या तत्वों की खोज करना। तो ऑकबर्न ने बताया कि नवीन आविष्कारों का मतलब ही है कि नए सांस्कृतिक गुणों का या तत्वों का खोज करना। फिर आते हैं रेखीय सिद्धांत, लीनियर थ्योरी जिसको कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कॉम्टे, स्पिनर और कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इन्होंने समाज के विकास के क्रम को ऐतिहासिक बताया है और एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां परिवर्तन चक्र स्थिर होकर रह जाता है। तो इसमें इन्होंने ऐसे समाज को बताया है जिसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन वो एक स्थिर चक्र में हो जाता है। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन से बौद्धिक विकास का परिणाम बताया है और बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो कॉम्टे ने 3 जो है अवस्थाएं बताई हैं बौद्धिक विकास की, जिसमें पहली अवस्था है धार्मिक अवस्था, दूसरी है तात्विक अवस्था और तीसरी है वैज्ञानिक अवस्था। फिर तीसरे नंबर पर थ्योरी जो सिद्धांत आता है वो चक्रीय सिद्धांत है जिसको साइक्लिकल थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेंगलर और सोरोकिन और टायनोवी हैं माने जाते हैं। टायनोवी के अनुसार समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण आता है और सोरोकिन के अनुसार बताया गया है कि समाज 3 श्रेणियों में विभक्त है। पहला है कि विचारात्मक, दूसरा है संवेगात्मक और तीसरा होता है आदर्शात्मक। जो समाज के अनुसार समयानुसार परिवर्तन लाती है वही जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर स्पेंगलर ने सामाजिक घटनाओं को 3 चरण में विभाजित किया, जन्म, परिपक्वता और अंत। तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई इसमें, जन्म और परिपक्वता और लास्ट में अंत, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये जो है चक्रीय सिद्धांत में स्पेंगलर और सोरोकिन और टायनोवी के अनुसार बताए गए थे। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन के रूप। तो फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज, कौन कौन से रूप हैं सामाजिक परिवर्तन के? तो विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। समाज के परिवर्तन अचानक न होकर पहले से ही विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कोई अचानक नहीं होता है बल्कि किसी न किसी आधार पर होता है। इस प्रकार से परिवर्तन एकदम नहीं होते हैं। तो एकदम से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे, और लेकिन आभास ऐसा होता है कि जैसे वह परिवर्तन अचानक हुआ हो।
तो परिवर्तन तो धीरे धीरे होता है, लेकिन व्यक्ति को यही लगता है कि यह परिवर्तन अचानक से आया है। विकासात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसे कि समाज में शैक्षिक, तकनीकी और चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में जो भी विकास हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, और ये सब विकासात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे लहरदार परिवर्तन, जो वेब में चलते हैं। यह परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें लहरों के समान उतार चढ़ाव रहता है। जिस प्रकार से पानी की लहर ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है अचानक, तो इसी प्रकार समाज कभी बहुत तेजी से प्रगति करता है और कभी जो है अवनति की ओर गिर जाता है, तो उसको लहरदार परिवर्तन कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन वो होंगे जो एक चक्र में चलेंगे। चक्र के समान होने वाली परिवर्तन चक्र के क्रम में होते हैं, चक्र के क्रम में होंगे, ये एक साइक्लिकल फॉर्म में होते हैं, जिनको चक्रीय परिवर्तन कहा जाएगा। इस परिवर्तन में समाज में पूर्व में होने वाली घटनाओं को पुनरावृत्ति होती है, तो जो पहले से घटनाएं हो जाती हैं उन्हीं घटनाओं को इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी टाइम पे दोहराया जाता है। जैसे रोजगार योजनाओं के द्वारा बेरोजगारी कम की जाती है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पुनः बेरोजगारी में समस्या की वृद्धि होती है। तो आप एक बार रोजगार देते हैं तो उससे बेरोजगारी कम होती है, लेकिन फिर जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो पुनः जो है बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, इसमें वृद्धि होती है, तो फिर से आपके लिए ये एक समस्या हो गई। तो इस तरह से समाज में परिवर्तन होते हैं। तो ये एक साइक्लिकल फॉर्म में होंगे, चक्रीय रूप में होंगे, इनको चक्रीय परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। अब बात करेंगे भारत में कुछ सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, जिनमें सबसे पहला कारक है प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर्स जो होंगे। तो प्राकृतिक परिवर्तन का प्रमुख आधार होता है प्रकृति जो है वो परिवर्तन का प्रमुख आधार है, और धरती की सतह सदैव एक ही स्थिति में नहीं रहती है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस पर बराबर ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि अतिवृष्टि आना, अनावृष्टि आना, अकाल पड़ना, भूकंप आना, महामारी का आना। तो ये सब जो है समाज में होने वाली अनेक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, और फिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, जिसका सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो समाज में परिवर्तन लाते हैं। फिर दूसरे रूप में आ जाते हैं जैविक कारक, तो जिनको बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन अनेक जैविक कारकों से भी हो सकते हैं, जैसे कि जैविकीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करता है, तो जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करता है जैविकीय कारक। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जनसंख्यात्मक कारक, तो डेमोग्राफिकल जो फैक्टर्स होंगे वो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करेंगे। जनसंख्या के आकार और घनत्व में के घटने और बढ़ने से जो परिवर्तन होंगे वो सामाजिक परिवर्तन में आ जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे है प्रौद्योगिकी कारक, तो प्रौद्योगिकी में जो कारक आते हैं इसमें सामाजिक परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, जैसे कि आज का युग जो है वो प्रौद्योगिकी युग माना जाता है, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। फिर पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं सांस्कृतिक कारक, जिसको कल्चरल फैक्टर्स कहते हैं। मैक्स वेबर, सोरोकिन और मैकाइवर आदि विद्वानों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत सांस्कृतिक परिवर्तन बताया गया है, क्योंकि मनुष्य के विश्वासों, मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों और परंपराओं और समाज के संबंधों तथा संस्थाओं में गहन संबंध पाई जाती है। तो कल्चरल जो है मतलब हर एक संस्कृति एक दूसरे से कनेक्ट है, वो मनुष्य से कनेक्ट है, मूल्यों से, विचारों से, परंपराओं से, समाज के संबंधों से, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर लास्ट में आते हैं नए विकासों, नए आविष्कारों के कारण सामाजिक परिवर्तन होना। तो कोई अगर नया आविष्कार होता है विज्ञान के युग में इस टाइम पे,
तो वो जो है सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बन जाता है। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। तो कुछ ऐसे बाधक तत्व होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि नवीनता का भय होना। तो कोई नई चीज़ अगर आएगी तो वो उसमें सामाजिक परिवर्तन में बाधक हो जाएगी। सांस्कृतिक जड़ता होना, मतलब कि आप एक ही कल्चर से लगे पड़े हैं, उसको मतलब छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपका इतना विश्वास है कि यही चीज़ ठीक है, तो ये भी उसमें बाधा उत्पन्न करती है। निहित स्वार्थ, मतलब आप अगर किसी स्वार्थ की भावना से किसी जो है समाज से जुड़े हुए हैं तो वो भी उसमें बाधक होगा। फिर पृथकता की भावना, अगर आप में पृथकता की भावना है, अलगाव की भावना है, तो ये भी जो है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करेगी। अब देखेंगे कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है। तो इसके लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बताया गया है और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, उसका पालन करती है। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, इस बारे में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस बारे में बताया है कि शिक्षा परिवर्तन का साधन है। जो कार्य साधारणतया समाज में परिवार, धर्म और सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, वही आज शिक्षण संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज के लोगों के विचारों में बदलाव ला सकते हैं, समाज को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसी बारे में डीवी का भी कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। तो शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज में प्रगति होती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा अग्रलिखित कार्य करती है। तो शिक्षा कौन से कार्य करती है सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए? तो शिक्षा के द्वारा परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। तो परिवर्तन के लिए शिक्षा मनुष्य को मानसिक रूप से तैयार करती है कि सामाजिक परिवर्तन अगर किसी भी तरह से आता है तो मनुष्य मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए तैयार रहे। दूसरा है कि नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। शिक्षा मनुष्य को इस काबिल बनाती है कि वह सामाजिक परिवर्तन में जो भी नए परिवर्तन आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर सकें, उनको अपना सकें। तीसरा है कि परिवर्तनों के मूल्यांकन में सहायता करना। जो भी परिवर्तन आते हैं उनमें ये देखना, उनका मूल्यांकन करना, इस चीज़ के लिए शिक्षा मनुष्य को तैयार करती है। ज्ञान में वृद्धि करती है शिक्षा, और एकाग्रता और समग्रता को उत्पन्न करती है मनुष्य में, ताकि वह सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान दे सकें। फिर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, सेकंड पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंध का दूसरा रूप है कि शिक्षा परिवर्तन का अनुसरण करती है। तो शिक्षा किस तरह से परिवर्तन का अनुसरण करती है, इसका अर्थ जान लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन पहले होते हैं और शिक्षा तो केवल उनका अनुसरण करती है। जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं वो पहले आते हैं, शिक्षा उनको बाद में उनका अनुसरण करती है। ओटावे ने इस संदर्भ में बताया है कि कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। कभी कभी ऐसा बताया जाता है, ओटावे ने ये बताया है कि शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का ही एक कारण है। इसके विपरीत अधिक सत्य यह है कि शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की एक अपेक्षा इनका अनुसरण करते हैं। तो शैक्षिक जो भी परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन को चालू नहीं करते हैं बल्कि इनका अनुसरण करते हैं, इनके रूप में ही वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया ओवाटे के अनुसार। फिर सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, इस बारे में कुछ पॉइंट बताए गए कि सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन आते हैं, और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन आते हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये जान लेते हैं। तो शिक्षक जो है वो सामाजिक परिवर्तन को सुनियोजित दशा और गति प्रदान करता है कि सामाजिक परिवर्तन सही दिशा में चल सके और सही गति उनको मिल सके। फिर शिक्षक प्रजातांत्रिक
जीवन मार्ग को अपनाती है और शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष होता है और सभी के लिए समान होता है। शिक्षक को समाज में व्याप्त संग्रहीता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आदर्शों और मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और शिक्षक को बालकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनमें उच्चतम और निम्नतम की भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जो भी उतार चढ़ाव आए उस भावना को वह ना उत्पन्न होने दे। शिक्षक को समाज के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति की ओर सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो ये कुछ शिक्षक की भूमिका है सामाजिक परिवर्तन के लिए। फिर भारत में सामाजिक परिवर्तन के कौन से कारक हैं इनको जान लेते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता जो हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति है वो सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। फिर औद्योगिकरण होना और नगरीकरण होना ये सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। संस्कृतिकरण होना हमारे समाज का ये भी सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है। कल्याण राज्य की स्थापना होना, तो कल्याण राज्य की स्थापना होना भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। कृषि व्यवसाय एवं मशीनीकरण और आधुनिकीकरण का होना भी सामाजिक परिवर्तन का कारक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना सामाजिक परिवर्तन का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, नियोजन करना, ये भी जो है सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक हैं। थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है सामाजिक परिवर्तन का।